सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं 11th एंड 12th का बायो जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। लगभग जो है वो 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ जो है हम उसकी केमिस्ट्री भी स्टार्ट किया है। लेकिन बात यह है कि हम 10th का, 9th का एंड 8th का केमिस्ट्री नहीं, इसका क्या लेते हैं, हम साइंस लेते हैं, ठीक है। साइंस, ठीक है। साइंस में क्या होता है, तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट्स मिला के आपका साइंस बनता है। एक होता है फिजिक्स, देन होता है केमिस्ट्री, देन होता है बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, किसका, ऑफ क्लास 10th साइंस का। लेकिन कैसा है, न्यू सिलेबस, ठीक है, न्यू सिलेबस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर नंबर 8 का नेम क्या है, तो सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सेल क्या होता है, सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग बॉडी का, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है ना, उसका स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बनाने का काम पूरा का पूरा, एंड फंक्शन अंदर काम करने का काम जो होता है वो होता है सेल का। इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी, ओके, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे कि सेल किससे बनता है, क्या होता है सेल, उसकी स्टडी कैसे की जाती है। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टेक्नोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो ये यहाँ पर हमारा पार्ट जो है फर्स्ट रहेगा, ठीक है, इस चैप्टर का, दैट इज चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा आपको जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोस को अपलोड करेंगे तो, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 10 साइंस से रिलेटेड तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो है वो 2000 के ज़्यादा, मतलब 2000 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं, वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ध्यान में रखो अच्छी तरीके से। तो यह है हमारा पार्ट 1, इसको स्टार्ट करते हैं ऑफ चैप्टर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का। तो देखो अभी पार्ट फर्स्ट के अंदर हमको क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमको क्या क्या पॉइंट्स को कवर करने वाला है, ठीक है। हम करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक्स को। सबसे पहला है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब क्या होता है, साइटोलॉजी, ठीक है। अभी सिंपल में ध्यान में रखो, सेल आपको पता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड सेल की स्टडी, ठीक है, सेल की स्टडी उसको हम क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी, ये आपको ध्यान में रखनी है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। देन उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी और इसका काम क्या है, मतलब एप्लीकेशन उसके बाद स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टेम सेल, वो भी देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जो है पहले बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन बहुत कम था, लेकिन अभी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, तो डेवलपमेंट हो चुकी है। तो वो डेवलपमेंट किन्ने, मतलब कौन सा मतलब जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या हुआ, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब क्या, तो डेवलपमेंट हुआ। तो रिवॉल्यूशन के बाद में 3 टाइप्स है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद है वाइट रिवॉल्यूशन, ओके। उसके बाद जो है अगेन एक कौन सा जो है वो रिवॉल्यूशन है, तो वो जो है वो ग्रीन, वाइट एंड आई थिंक ब्लू रिवॉल्यूशन, ओके, ब्लू रिवॉल्यूशन, वाइट एंड ग्रीन, ये जो 3 जो है वो क्या है, रिवॉल्यूशन हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो ये सभी जो है वो टॉपिक्स आपको रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। हालांकि पार्ट फर्स्ट के अंदर हम इन जो है वो स्टार्टिंग के ही टॉपिक देखेंगे, मतलब कि सेल बायोलॉजी एंड स्टेम सेल, ये दोनों देखेंगे। तो देखो अभी इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साइटो मतलब क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, साइटो मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है। साइटो मतलब होता है सेल, एंड साइटोलॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, मतलब सेल की स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। एंड अर्लियर वी हैव स्टडीड, ओके। सो पहले हमने क्या देखा है, स्टडी क्या है, द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर। अभी देखो ये साइटोलॉजी क्या है, मतलब कि सेल की स्टडी करना। सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस होता है, आपको पता है न्यूक्लियस, उसके अराउंड में क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये न्यूक्लियस एंड जो आउटर मोस्ट ये होती है सेल की, जो आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन, उसके बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, डेंस मटेरियल होता है, आप सभी को पता ही वो। तो उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। तो जो उसको ही हम सेल बायोलॉजी बोलेंगे, मतलब सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स है उसकी स्टडी करना, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल बायोलॉजी बोलेंगे, या फिर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब सिंपल में स्टडी ऑफ सेल, और सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होंगे, ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, लाइजोसोम्स है, वॉक्यूल्स है, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये सभी है क्या है, तो हमारे ऑर्गेनल्स है, और उसकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। और सेल बायोलॉजी को ही दूसरा नाम है साइटोलॉजी, मतलब सेल की स्टडी करना, मतलब साइटोलॉजी।
एंड बिसाइड्स अबव मेंशन पॉइंट्स, और जो ऊपर के पॉइंट्स है ना वो तो है, इट इंक्लूड स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, और इसके अंदर और है सेल डिवीजन की स्टडी करना। अभी सेल के ऑर्गेनल्स, ये बात फर्स्ट में क्लियर होगी, ठीक है। पहले क्या तो ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल्स, तो सेल का ऑर्गेनल्स तो हमें पढ़ ही लिया, उसके बाद हमको डिवीजन भी पढ़ना है। सेल का डिवीजन वो आता है सिंपल में किसके अंदर, साइटोलॉजी के अंदर, ठीक है। एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल, और उसके साथ ही साथ अदर भी एस्पेक्ट सेल के, ठीक है, मतलब काम सेल के, ठीक है, मतलब उसका जो है वो ऑर्गेनल्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बाद उसका डिवीजन भी पढ़ेंगे सेल डिवीजन का, और उसके बाद अदर एस्पेक्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। एंड देयर आर रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ। सो रिवॉल्यूशनरी मतलब क्या, तो बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस आए हैं, और हम बोल सकते हैं कि हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, इतने बड़े चेंजेस आए हैं। चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू, और ये ह्यूमन हेल्थ के अंदर क्या हुआ है, चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी से ही क्यों, अब कैसे, देखो सेल की स्टडी की हमने और उससे हमको पता चला कि ऐसे ऐसे चेंजेस अगर लाए तो ऐसा हो सकता है, इसलिए क्या हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। एंड देखो ये सेल बायोलॉजी, रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द रिसर्च ऑन द सेल, मतलब सेल की रिसर्च करने के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट डेवलप हो गए, आर इस्टेब्लिश हो गए, कहाँ पे, एट पुणे के अंदर, ठीक है। एंड बेंगलुरु, उसके बाद इंडिया, दे नेशनल सेंटर फॉर द सेल साइंस, मतलब सेल की पढ़ाई करने के लिए इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है, डेवलप हो गया है, ठीक है। हमारे किसके अंदर, पुणे के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, इंडिया के अंदर, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ऐसा करके। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप उसकी वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट देख सकते हो, उसके अंदर आपको सभी समझ के लिए आएगा कि कहाँ पे होता है, कैसी पढ़ाई की जाती है, कैसे जो सेल का साइंस वो पढ़ते हैं, ठीक है, एट पुणे। एंड देखो इंस्टेम क्या है, तो ये एक वेबसाइट है www.instem.res.com.in एट बेंगलुरु आर इन्वॉल्व इन द वैल्यूएबल रिसर्च। और ये बेंगलुरु के अंदर जो इंस्टेम है ना, इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो क्या किया है, काम किया है, मतलब वैल्यूएबल रिसर्च की है, ठीक है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। सो रिवॉल्यूशनरी चेंज हुआ है फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू सेल बायोलॉजी, और इसलिए सेल की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे डेवलप हो गए। कभी यहाँ पे इंडिया के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, देखो पुणे इंडिया के अंदर आता है, पुणे, उसके बाद जो है यहाँ पे देखो ये जो इंस्टर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बेंगलुरु के अंदर होता है, ये वैल्यूएबल रिसर्च है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो ये जो बनियान का ट्री है, इसके अंदर क्या होता है, सीड नहीं होता, तो ये क्या होता है, सिंपल में जो ऐसा बर्ड होता है जिसको क्या होता है, रूट, क्या होता है, ये रूट, उसको ये स्टेम होता है, उसको हम क्या करते हैं, तो मिट्टी के ऊपर डालते हैं, ठीक है। वो उसके बाद वो क्या होता है, उसके प्लांटलेट लेते हैं छोटे छोटे, उनको ग्रो करते हैं, और बाद में ऐसे न्यू प्लांट बनता है, क्या बनता है, न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये टिश्यू कल्चर का पार्ट है, टिश्यू कल्चर, टिश्यू मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर जो है वो पार्ट है यहाँ पे साइटोलॉजी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखो आप आगे है स्टेम सेल, ठीक है। अभी स्टेम सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेम सेल क्या होती है। देखो दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल, ये स्पेशल टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी बात ये आती है कि ये कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ही बॉडी के अंदर ये होता है। अभी ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, सेकंड होता है मल्टी सेलुलर। अभी देखो यूनिसेलुलर, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर मतलब क्या, तो मेनी सेल, मतलब जिसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होती है, मेनी सेल्स होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे बॉडी के ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सिंगल सेल होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर में यहाँ पे ध्यान में रखना है। एंड दीज सेल्स गिव राइज, और ये स्टेम सेल्स कहाँ पे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। एंड वो क्या करते हैं, गिव राइज ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब कि एक ही सेल कौन से भी टाइप की सेल को प्रोड्यूस कर सकता है। ये स्टेम सेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपेसिटी होती है, प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड सिमिलरली दीज सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग मतलब क्या, कि जब हमको क्या, हम जहाँ पर गिरते, कई जगह पे हमको चोट लगती है, तो चोट को वापस से हील करने के लिए, भरने के लिए क्या होता है, ये स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेम सेल के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या कर सकती है, सेल्स गिव राइज टू ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ऐसी सेल होती है, एक सेल जो दूसरे सेल, कौन से भी टाइप के सेल को प्रोड्यूस कर सकती है, वो होती है स्टेम सेल्स। इसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है जो खुद की सेल को दूसरे टाइप से के कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। एंड वी हैड स्टडीड द स्टेम सेल्स ऑफ द प्लांट्स इन द प्रीवियस क्लास। सो मतलब 9th क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है, स्टेम सेल को पढ़ा है, क्या पढ़ा है, स्टेम सेल को ऑफ प्लांट, ओके, स्टेम सेल ऑफ प्लांट। नाउ वी शॉल स्टडी द स्टेम सेल्स इन एनिमल। अभी हम पढ़ेंगे स्टेम सेल इन एनिमल, मतलब एनिमल के अंदर कैसा स्टेम सेल वैल्यू करता है। एंड पर्टिकुलरली एनिमल कौन सा होगा, पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग, मतलब हम, ठीक है। देन न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट, and that is formed by the union of male and female
गैमेट। तो आपको पता है कि मेल गैमेट जो है वो मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट कौन सा होता है? तो मेल गैमेट होता है स्पर्म, ठीक है, कौन सा होता है? स्पर्म, ओके। एंड स्पर्म एंड जो फीमेल गैमेट होता है ना वो होता है ओवम। और ये दोनों क्या हो जाते हैं? फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। एंड देन जाइगोट बाद में किसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है? एम्ब्रियो के अंदर। तो इस तरीके से क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सभी को पता है, ठीक है। बट देखो एट द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या है? एट द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ना, अर्ली होती है मतलब स्टार्टिंग में होती है। ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? मास होता है सेल का, ठीक है, इस तरीके से सिंपल में मास ऑफ सेल। एंड ऑल द सेल्स दैट आर मास ऑलमोस्ट अलाइक। और उनकी जो सेल होती है ना वो कैसे होती है? एक सरीकी होती है। सो स्टार्टिंग में जो होती है डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, देखो अभी स्पर्म एंड ओवम जब फ्यूज होते हैं तब क्या बनता है? सिंपल में एक मास ऑफ सेल बनता है। और जो अर्ली डेवलपमेंट होती है उसके अंदर क्या होती है? ये मास ऑफ सेल जो है वो अलाइक होती है। सो मतलब ये जो है वो सिमिलर होते हैं। ये आपको पता है मास ऑफ सेल वो होते हैं स्टेम सेल, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है स्टेम सेल्स कौन से होते। तो अभी देखो यहाँ पे सिंपल वे के अंदर द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट जब बनता है ना तो वो किससे बनता है? यूनियन ऑफ मेल गैमेट दैट इज ओके, मेल गैमेट स्पर्म एंड यूनियन ऑफ फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज होकर बाद में क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जो अर्लियर डेवलपमेंट होती है ना उसकी, तो वो मास ऑफ सेल के फॉर्म में होता है हमारा हम ऑर्गेनिज्म। एंड ऑल द सेल्स दैट मास ऑफ ऑलमोस्ट अलाइक, वो सिमिलर होते हैं वो फंक्शन के अंदर। एंड दीज आर कॉल्ड एज स्टेम सेल, उनको हम क्या बोलेंगे? स्टेम सेल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ के लेना है स्टेम सेल के अंदर, ठीक है। स्टेम सेल आपको समझ में आ गया? ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ सेल है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। और ये ऊंड को भरने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड एक ऐसी सेल होती है जो दूसरे टाइप्स के सेल में वो ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेम सेल्स कहाँ पे होता है? एम्ब्रियो के जो होता है मास ऑफ सेल होता है वो होता है स्टेम सेल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखो ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट, जब मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, आगे बढ़ती है, दोज सेल्स फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल। ये ऐसी सेल होती है जो किसी भी टाइप के सेल को फॉर्म करती है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी। मतलब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू है क्या कर सकती है? प्रोड्यूस कर सकती है। टिश्यू मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा है। देखो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, बहुत सारे सेल्स एक जगह पे आ गए और क्या बन गया? ग्रुप ऑफ सेल। उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज डिफरेंशिएटेड ऑफ स्टेम। अभी देखो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल। अभी देखो स्टेम सेल क्या है? तो सिंपल में अभी स्टार्टिंग में क्या था? जो जाइगोट बना था वो कैसा था? सेलुलर था, मतलब सेल का जो एक मास था सिंपल में। लेकिन ये सेल जो होती थी वो स्टेम सेल थी। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल के अंदर ट्रांसफर हो गई, टिश्यू के अंदर ट्रांसफर हो गई। और हर धीरे धीरे जो है वो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू मिल गए, सेल मिल गया। एंड दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। और उसको हम क्या बोलेंगे? सेल, जो स्टेम सेल थी हमारी, मास ऑफ सेल था, वो उसका डिफरेंशिएशन हुआ अलग अलग टाइप्स के सेल के अंदर। एंड हाउएवर द वंस द टिश्यू आर फॉर्म, और अगर एक बार टिश्यू फॉर्म हो गए, द सेल इन दोज टिश्यू एट द मोस्ट कैन फॉर्म सम सेम टाइप ऑफ सेल। और जो टिश्यू है बाद में वो सेम टाइप ऑफ सेल फॉर्म कर सकता है ओनली, ठीक है, जब वो टिश्यू बन जाता है, ठीक है। सेल इन दोज टिश्यू, जो टिश्यू के अंदर सेल होता है ना वो सिंपल में एक ही टाइप ऑफ सेल, कौन से? फॉर्म सेम टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप ऑफ सेल फॉर्म कर सकता है जब सेल टिश्यू के अंदर होता है, ठीक है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। तो ये सेल देखो, ये टिश्यू के अंदर सेल है, ये सभी, तो ये सभी क्या है? तो टिश्यू के अंदर सेल होती है। और ये सेल अलग है, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे? ये स्टेम सेल है। लेकिन जब टिश्यू के अंदर फॉर्म हो जाती है ना वो, तो एक ही टाइप्स के सेल को बनाती है। एंड दिस इज द केस इन ओके इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये ईच पार्ट मतलब हर एक पार्ट के अंदर हर एक टिश्यू होता है जो वो जो फंक्शन करता है, वो मतलब कि वो ऑर्गन को प्रोड्यूस करता है। हाउएवर द स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन जो स्टेम सेल्स होती है, ऐसी सेल्स जो किसी भी सेल के अंदर ट्रांसफर होती है, ठीक है, ट्रांसफर हो सकती है, तो होती है स्टेम सेल्स। और ये मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लंबे समय तक होती है। हमारे जो कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर, ठीक है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स है जिसके अंदर जो स्टेम सेल है वो मतलब हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, लंबे समय के लिए होती है। एंड स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन, देखो कहाँ पे होती है? इम्बिलिकल कॉर्ड। कहाँ पे होती है? यूम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। बाय विच द फीटस इज ज्वाइन टू द यूटेरस ऑफ द मदर। अभी देखो ये मदर की बॉडी होती है, ठीक है, ये मदर की बॉडी, और ये फीटस होता है इसके अंदर, ठीक है। और जो इम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना फीमेल का, और वो जो है वो यहाँ पे जो हमारा हम बोल सकते हैं कि फीटस होता है, फीटस। और जो मदर है, ये देखो ये मदर की बॉडी है, ठीक है, ये मदर की बॉडी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कौन सा कि हमारा जो फीटस है उसका जो प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा नहीं हम बोलेंगे, या इम्बिलिकल कॉर्ड बोलेंगे उसको, ये मदर के उसके अटैच होता है, वो होता है इम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इम्बिलिकल कॉर्ड, ओके, बाय विच द फीटस इज ज्वाइन टू द यूटरस बाय द मदर।
मदर एंड जो फीटस है दो ज्वाइन रहते हैं यूम्बिलिकल कॉर्ड से। ओके, यूम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पे होता है, जो हमारा जो स्टमक है उसके बीच में होता है, ठीक है। एंड स्टेम सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, मतलब चालू होती है ना, तब उसके अंदर एक क्या होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, ठीक है, स्टेज। उसके अंदर क्या होती है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है, मतलब इम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर भी होती है एंड ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर भी होती है एट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो, और रेड बोन मैरो के अंदर भी प्रेजेंट होती है। एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द अडल्ट ह्यूमंस, तो ये सभी के अंदर क्या होती है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले कहाँ पे, इम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, उसके बाद है ब्लास्टोलिड स्टेज के अंदर। ओके, कब डेवलपमेंट की, तब जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चालू होती है तब। उसके बाद है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो के अंदर होती है, एडोपेस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है, ठीक है। ये चार जो है वो जगह है जिसके अंदर क्या होती है, स्टेम सेल्स होती है ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन के अंदर, ठीक है। अडल्ट मतलब कि जो जिसकी एज जो हम बोल सकते हैं कि 20 अबव है, वो अडल्ट हो गया बींग्स। एंड इट हैज़ बिकम अ पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, और यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू को प्रोड्यूस कर सकती है। एंड द डिजेनरेटेड पार्ट ऑफ द एनी ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ दी स्टेम सेल्स, और ओके सो tissue and the degenerated part of any organ with the help of this stem cell, मतलब जो degenerate part है, जो डिस्ट्रॉय हो गया है, जो अब काम का नहीं रहा है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टेम सेल हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ के लेना है। उसके बाद है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। अभी स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन कैसे करना है, तो उसको एक जगह पे कैसे रखना है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं स्टोर कैसे करके कैसे रखना है। फॉर द पर्पज ऑफ द प्रिजर्वेशन स्टेम सेल सैंपल आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स लाइक द कॉर्ड ब्लड। जो इम्बिलिकल कॉर्ड है ना, तो उसके अंदर जो ब्लड रहेगा, वो ब्लड के अंदर हमको क्या मिलेगा, ब्लड के अंदर हमको मिलेगा स्टेम सेल। क्या मिलेगा, स्टेम सेल, ठीक है। और जो स्टेम सेल होगा ना, उसको क्या करना है आपको, सिंपल में क्या करना है, सिंपल में केयरफुली लेना है सैंपल उसका। ओके, एंड रेड बोन मैरो, उसके बाद एम्ब्रियो, ब्लास्टोसीट, ये तीनों के अंदर है इम्बिलिकल कॉर्ड, उसके बाद है रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो। उसके बाद जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, उसके अंदर जो कौन सी स्टेज है, ये ब्लास्टोसीट, इसके अंदर की तब केप्ट इन अ स्मॉल, उसके बाद क्या है, स्टेराइल वाइल्स। ओके, दोज वाइल्स आर केप्ट इन द लिक्विड नाइट्रोजन। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल में स्मॉल, केप्ट इन स्मॉल स्टेराइल वाइल्स। सो आपको क्या करना है, वो स्मॉल स्टेराइल जो है वो वाइल्स के अंदर रखने हैं। एंड दोज वाइल्स उसको कहाँ पर रखना है, केप्ट इन द लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। एट उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 135 डिग्री सेल्सियस टू 190 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, तो इसके अंदर हम उसको रख सकते हैं। ये स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन, मतलब स्टेम सेल को ज़्यादा देर तक जो है हमको रखने के लिए, अच्छी तरीके से प्रिजर्व करने के लिए ये मेथड इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है स्टेम सेल रिसर्च। स्टेम सेल की रिसर्च देखो अभी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम एक टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। ओके, स्टेम सेल्स रिसर्च इज अ रिवोल्यूशनरी इवेंट आफ्टर क्लोनिंग। क्लोनिंग के आफ्टर में जो स्टेम सेल्स कैसा रहा, तो रिवोल्यूशनरी इवेंट रहा। रिवोल्यूशनरी मतलब इसमें जो बहुत सारे चेंजेस लाए हमारे साइंस के अंदर। ओके, एंड दिस टेक्निक हैज द पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस इन द मेडिसिनल चेंज। और ये जो है इसके अंदर ऐसा पोटेंशियल था, इन्होंने क्या किया, दिस टेक्निक हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग लाई चेंजेस अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस इन द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के अंदर इन्होंने फंडामेंटल चेंजेस लाए, ठीक है, ब्रिंग किया, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स स्टेम सेल्स आर ऑफ टू टाइप। जो स्टेम सेल्स होती है ना हमारी, वो दो टाइप की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। ओके, कहाँ से वो आई है, एज ए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड अडल्ट स्टेम सेल, ठीक है। दो टाइप के स्टेम सेल्स होती है, वो जहाँ से आई है उसके ऊपर उसके नाम गिरे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, सेकंड होती है अडल्ट स्टेम सेल। तो देखो आगे हम दोनों को भी देखेंगे। तो सिंपल में यहाँ पे देखो सबसे पहले है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। देखो डिवीजन ऑफ जाइगोट स्टार्ट, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मतलब कहाँ पे होगी, ये एम्ब्रियो से रिलेटेड है, ठीक है, एम्ब्रियो से रिलेटेड। ये आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। देखो डिवीजन ऑफ जाइगोट स्टार्ट, जब डिवीजन होता है ना, जाइगोट का स्टार्ट होता है, तब देखो देयर बाय इट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो अंडरगोज द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। और जो एम्ब्रियो की सेल है ना, वो रिपीट माइटोटिक डिवीजन, मतलब इसके अंदर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। एंड देन सेल डिफरेंशिएटेड स्टार्ट फॉर्म, कहाँ पे होता है, सेल डिफरेंशिएशन 14th डे, ओके, कॉन्सेप्शन, ओके, कॉन्सेप्शन से 14 डे की। एंड सेल्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक देखो
ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, बोन सेल। ऑस्टियो का मतलब ही होता है बोन, ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन सेल्स होती है। उसके बाद है हेपेटोसाइट्स, ओके, लिवर सेल, एंड देन है न्यूरॉन्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंशिएशन। मतलब कि डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, कब होता है, 14th डे के तब, ठीक है, 14th डे, एट 14th डे क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। एंड जो है वो यहाँ पे क्या बनता है, सिंपल में ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन सेल, हेपेटोसाइट्स मतलब लिवर सेल, एंड न्यूरॉन्स बनते हैं। एंड एम्ब्रियोनिक सेल बिफोर डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। जो एम्ब्रियोनिक सेल है जो डिफरेंशिएशन होने के पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। एंड 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल टाइप ऑफ सेल, ओके, दैट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है ना, इसके अंदर देखो ऐसी कैपेसिटी होती है, अभी इसके अंदर क्या है, तो एक कैपेसिटी है, कैसी कैपेसिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के अंदर क्या है, कैपेसिटी है, ये 220 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स फॉर्म करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कितनी, मतलब 220 ये टाइप्स की सेल बनाती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ये होते हैं हमारे स्टेम सेल का, यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंट देख सकते हो आप कितना ज़्यादा है, ओके। एंड थस द स्टेम सेल्स आर द प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये अनडिफरेंशिएटेड का प्राइमरी टाइप होता है विद द सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी। सेल्फ मल्टीप्लाइंग मतलब ये खुद के खुद मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ऐसी एबिलिटी इनके अंदर होती है। एंड दे आर पेरेंट सेल्स, ओके, ये पेरेंट सेल्स होते हैं ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स। मतलब जो ह्यूमन सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर होने वाली सभी सेल्स, ये उसके पेरेंट सेल कौन से रहेंगे, तो वो रहेगा सिंपल में हमारा जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रहेगा, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या है, तो जो हम बोलेंगे यहाँ पर पेरेंट सेल है, मतलब इससे ही सब जनरेट हुआ है, मतलब यही पेरेंट सेल है, ठीक है, ऑल टाइप्स के ह्यूमन सेल के अंदर। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेम सेल्स इज कॉल्ड एज प्लूरिपोटेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरिपोटेंसी बोलेंगे। मतलब ये क्या करता है, सिंपल में ऑल टाइप ऑफ सेल को प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरिपोटेंसी। ये कैपेसिटी होता है स्टेम सेल के अंदर, ठीक है। देन इट हैज बीन फाउंड दैट इफ दिस स्टेम सेल्स आर कलेक्टेड, अगर हमने इस स्टेम सेल को कलेक्ट किया, ओके, कलेक्टेड, ओके, वेल बिफोर द बिगिनिंग, ओके, बिगिनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन, मतलब 14 डे के अंदर, 14th डे के में क्या होता है, जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो स्टार्ट होता है, आप सभी को पता ही है। लेकिन ये 14 डे के पहले अगर हमने उसको कलेक्ट किया, मतलब कब, ड्यूरिंग 5th and 7th डे, मतलब 5 और 7 डे जब होता है तब अगर हमने उसको कलेक्ट किया, ठीक है, मतलब जब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट हो गया और उसके बाद जो है 5 दिन एंड 7 दिन के अंदर अगर हमने इसको कलेक्ट किया ना, तो एंड कल्चर विद द सर्टेन बायोकेमिकल स्टिमुलस इन द लेबोरेटरी, हम लेबोरेटरी के अंदर उसको कल्चर करा सकते हैं। एंड एज पर द स्टिमुलस दे कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू डिजायर्ड टाइप ऑफ सेल, और उसके बाद अगर हमको जैसे टाइप को सेल चाहिए उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, ठीक है। एंड देयर वो टिश्यू एंड फाइनली इनटू ऑर्गन, वो बाद में जो सेल होगा हमारा, वो सेल किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, वो हो जाएगा टिश्यू के अंदर ट्रांसफर, ठीक है, किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, टिश्यू। उसके बाद जो टिश्यू है बाद में ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अभी देखो सेल क्या होता है, सेल ग्रुप ऑफ सेल उसको हम बोलते हैं टिश्यू, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन एक जगह पे आके क्या बनता है, हमारा सिस्टम बनता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिस्टम एक जगह पे आके हमारा बॉडी बनता है। अभी देखो सेल एक जगह पे आके क्या बन जाए, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू एक जगह पे आके बन गए ऑर्गन में क्या है, सिंपल में हमारे हैंड्स है, आईज है, नोज है, ठीक है, उसके बाद ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है। तो ये सभी ऑर्गन्स जो है वो एक जगह पे आके क्या बनता है, सिस्टम बनता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम, ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, ये सभी सिस्टम एक जगह पे आके क्या बनता है, हमारा फुल बॉडी बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हम क्या करेंगे, जो 14 डे तब क्या होता है, इसका जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन। लेकिन 14 डे में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है ना, तो हम पहले ही हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे 5th and 7th डे में, ठीक है, एंड उसको हम बाद में लैबोरेटरी के अंदर हम कल्चर कर सकते हैं, और एज पर नीड जहाँ पे स्टेम सेल का नीड है वहाँ पे उसको छोड़ सकते हैं, जैसे टाइप के अंदर उसको ट्रांसफर करना है वैसे, ठीक है। तो ये होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप है हमारा अडल्ट स्टेम सेल, ठीक है। तो अडल्ट स्टेम सेल देखो क्या होता है, स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन टू, मतलब कि अडल्ट पर्सन से, कि अडल्ट पर्सन के बॉडी के अंदर से भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल को मतलब पा सकते हैं। और पहले कैसा था हमारा, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल था, मतलब जो एम्ब्रियो से मिलता था, मतलब जो फीमेल गैमेट है ना, फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज होकर बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और एम्ब्रियो जब 14th डे का हो जाता है, 14th डे, तब इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाने के बाद जो है वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेल के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। और इसलिए 14th डे से पहले ही हम, मतलब 4 to हम बोलेंगे 5th to 7th डे, तभी हम क्या करेंगे, इसको कलेक्ट अगर कर लेंगे एम्ब्रियो के अंदर का जो पार्ट है उसको, तो बाद में हम क्या करेंगे, उसको लैबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो ये अडल्ट में भी स्टेम सेल्स होता है, मिलता है। एंड देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल के 3 मेन सोर्सेज होते हैं इन द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन। लेकिन अभी बात कर रहे हैं अडल्ट पर्सन की बॉडी के अंदर 3 प्लेसेस होते हैं जहां पे स्टेम सेल मिलता है। ओके, एंड स्टेम सेल्स कैन ऑब्टेन फ्रॉम द रेड बोन मैरो। अभी देखो सबसे पहले है रेड बोन मैरो, उसके बाद है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड। ये तीनों से अंदर हमको क्या मिलता है, सिंपल में हम बोल सकते हैं कि ये तीनों से हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है सिंपल में अडल्ट स्टेम सेल या फिर स्टेम सेल हम बोलेंगे। जो स्टेम सेल अडल्ट से मिलती है वो हो गए अडल्ट स्टेम सेल, रेड बोन मैरो के अंदर, उसके बाद एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एंड ब्लड के अंदर। एंड बिसाइड्स इसको छोड़ के उसको छोड़ के बिसाइड मतलब ये तीनों को छोड़ के स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्ड ब्लड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। मतलब जब बर्थ होता है ना, तो बर्थ जो होता है तब जो बेबी होता है ना वो बाहर आता है बॉडी के, और जब बेबी बाहर आता है ना तो जो बेबी का जो इम्बिलिकल कॉर्ड होता है, हम बोलेंगे क्या, इम्बिलिकल कॉर्ड, वो जो मदर की इम्बिलिकल कॉर्ड है ना उसको अटैच होता है, ये ब्रेक किया जाता है, ठीक है। और ये ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो ब्लड आता है ना वो अगर हम कलेक्ट करेंगे ना तो उसमें भी हमको क्या मिलेगा, अडल्ट स्टेम सेल मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, अडल्ट स्टेम सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया अडल्ट स्टेम सेल्स। उसके बाद देखो यूजेस ऑफ स्टेम सेल। अभी बात ये आती कि इसका यूज कैसे होता है। देखो सबसे पहला है यूज, देखो सबसे पहला है रीजनरेटिव थेरेपी। क्या है रीजनरेटिव थेरेपी, क्या होता है रीजनरेटिव थेरेपी के अंदर, देखो सो सेल थेरेपी क्या है, स्टेम सेल्स आर यूज टू रिप्लेस द डेड सेल इन द केस ऑफ कंडीशंस लाइक द डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, देन अल्जीमर्स डिसीज। ये क्या है, तो डिसीज है परकिंस डिसीज। ये डिसीज जो है वो डायबिटीज के अंदर क्या होता है, जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, इंसुलिन। तो आपको ध्यान में रखना है इंसुलिन, तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, और जो इंसुलिन है ना वो प्रोड्यूस नहीं होने के कारण जो वहाँ पे क्या होता है, जो शुगर बढ़ती रहती है उसको डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हम इसके अंदर जो डाल सकते हैं स्टेम सेल के इस्तेमाल से, ठीक है, वो होता है रीजनरेटिव थेरेपी। यहाँ पे हम रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है, रिप्लेस डेड सेल, जो डेड सेल है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। देन आगे देखो, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन द कंडीशन लाइक एनीमिया। और जो ब्लड सेल है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्लड सेल भी कौन से डिसीज के अंदर, एनीमिया, उसके बाद थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया। ये जो है वो किससे रिलेटेड डिसीज है, ब्लड से रिलेटेड डिसीज है, ब्लड सेल से। और इसलिए हम जो ब्लड सेल जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह पे नई हम ब्लड सेल्स को ला सकते हैं। ओके, उसके बाद ये सेकंड देखो हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब एक का ऑर्गन दूसरे पर्सन के लिए हम दे सकते हैं बॉडी के अंदर। सो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गन, मतलब अगर क्या हो गया, कभी कभी ऑर्गन फेल हो गया, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये फेल हो गया, तो क्या करना पड़ता है, उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। मतलब दूसरे ऑर्गन, हम बोलेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन है वो हमारे बॉडी के अंदर, अगर हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो स्टॉप हो गया, सडनली फेलियर हो गया, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बोलेंगे। लाइक किडनी कर सकते हैं, लीवर कर सकते हैं, एंड दोज कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड। वो हम स्टेम सेल के इस्तेमाल से ही कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। पहला कौन सा है, रीजनरेटिव थेरेपी, मतलब डेड सेल को हम रीजनरेट कर सकते हैं न्यू सेल से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है वो देखो नेक्स्ट में है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर देखो क्या होता है, वेरियस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी एदर बिकम लेस इफेक्टिव। तो अभी क्या होगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो एक तो लेस इफेक्टिव बन जाते हैं, मतलब वो काम अच्छे तरीके से नहीं करते, या फिर कंप्लीटली फंक्शनलेस, या फिर वो फंक्शन ही नहीं करते। ये दो कंडीशन होगी, एक तो वो काम धीरे धीरे करेगा या फिर काम ही नहीं करेगा, ऐसे ऑर्गन्स बन जाते हैं। एंड ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक द एजिंग, एक्सीडेंट्स, इन्फेक्शंस, डिसऑर्डर्स, और ये रीजन होने के कारण हम क्या करते हैं, लाइफ ऑफ सच ए पर्सन बिकम डिफिकल्ट। और जो पर्सन के अंदर ऐसा जो है वो यहाँ पर उनको रीजन दिख रहा है, ठीक है, वो जैसे आपको उनको क्या दिख रहा है, फंक्शनलेस ड्यू टू द वेरियस रीजंस। सो इसलिए उनका जो जीना है ना वो यहाँ पे मुश्किल जा रहा है उनको जीने के लिए, और इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, ठीक है। और इवन फैटेलिटी में ऑकर्स अंडर सच ए कंडीशन। क्या होता है, फेटेलिटी भी होता है, मतलब वो डेड भी हो सकता है वो हमारा ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं वो ह्यूमन बींग। ओके, एंड हाउएवर इफ अ पर्सन गेट्स द नेसेसरी ऑर्गन, ओके, अंडर सच ए कंडीशन इट्स लाइफ कैन बी सेव। और अगर उस पर्सन को अच्छी तरीके से दूसरे ऑर्गन मिल गए, ठीक है, कम समय के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर, तो वो बच सकता है। लेकिन अगर क्या हो गया इसके अंदर, अगर हमने नई ऑर्गन को बदला, अगर अच्छे तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया, तो जो हमारा पर्सन है वो डेड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। देन उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज इंपॉर्टेंट। जो अवेलेबिलिटी है डोनर की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, अवेलेबल होना चाहिए, कौन, डोनर।
सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर, मतलब जो डोनर है, मतलब जो ऑर्गन को देता है ना वो होता है डोनर, तो वो यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज वो होगा तभी तो ऑर्गन्स मिलेगा ना, हम जो पर्सन है जिसको नीड है ऑर्गन की उसको, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। एंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि जो डोनर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो न्यूरॉन है, ये स्टेम सेल्स है। अभी देखो स्टेम सेल्स न्यूरॉन भी बना सकते हैं, ब्रेन के अंदर हेल्प होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर की सेल, उसके बाद लीवर के अंदर की, हार्ट के अंदर की, बोन के अंदर की, मतलब जो स्टेम सेल्स है ना वो किसी भी टाइप्स के जो सेल है उसके अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकता है, ये होता है स्टेम सेल। और इसलिए स्टेम सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइफ को अच्छी तरह करने के लिए किसी भी पर्सन की, ठीक है। तो स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टेम सेल के दो टाइप होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड अडल्ट स्टेम सेल, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले ही आपको बता दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट में देखो अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड ईच पर्सन हैज द पेयर ऑफ किडनी। अभी जो पर्सन होता है ना उसको दो किडनीज होती है। किडनीज क्या करती है? किडनी करती है फिल्टर, हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर होता है ना उसको फिल्टर करने का काम करती है ये किडनी, और ये किडनी दो होती है। एज प्रोसेस फॉर एक्सक्रेशन कैन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी। और जो एक्सक्रेशन है, मतलब कि एक्सक्रेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड, ओके, फ्रॉम आवर बॉडी। और जो बाद में यूरिन प्रोडक्शन होता है ना हमारे बॉडी से, हम पिक्चुरेशन जिसको बोलते हैं, जिससे यूरिन बाहर गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्चुरेशन। ये प्रोसेस के अंदर क्या होता है? यूरिन बाहर गिरती है, या फिर यूरिनेशन भी बोलते हैं। तो वो यूरिन बाहर निकलती है ना, तो वो किडनी की इस्तेमाल से, जो पेयर्स ऑफ किडनी होती है, दो होते हैं किडनी हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन एक ही किडनी हमारे पूरे बॉडी के वाटर को, ब्लड को फिल्टर करने के लिए क्या होती है? हम बोल सकते हैं कि हेल्पफुल होती है, या फिर हम बोलेंगे कैपेबल होती है। दो किडनी का जरूरत भी नहीं होता, और इसलिए क्या होता है? पर्सन कैन डोनेट अनदर वन। तो इसलिए जो पर्सन है वो दूसरी किडनी डोनेट कर सकता है। एक किडनी पे ही हमारा काम हो सकता है, तो दो किडनी होगा तो हम एक डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी आल्सो डोनेट। और हमारे जो स्किन है बॉडी की वो भी हम डोनेट कर सकते हैं सर्टेन पार्ट की, ओके। एंड वेरियस फैक्टर लाइक ब्लड ग्रुप, डिसीज, डिसऑर्डर्स, एज, ईटीसी ऑफ द डोनर रेसिपिएंट नीड टू पेड अटेंशन ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन। और जब ट्रांसप्लांटेशन मतलब अगर हमने किसी और दूसरे मतलब पर्सन को दिया, तो मतलब ऑर्गन दिया, एक तो किडनी देंगे, या फिर हम बोलेंगे कि अगर स्किन दिया तो क्या हमको चेक करना पड़ता है? उसका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिसीज़, उसको कोई डिसीज़ है क्या, मतलब जो दे रहा है, जो डोनर है उसके अंदर अगर डिसीज़ है तो जो लेगा उसको भी डिसीज़ हो जाएगा। डिसऑर्डर, एज, ठीक है, एज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, ओके। ये डोनर का हमको चेक करना पड़ता है। हाउएवर द अदर ऑर्गन्स कैन नॉट बी डोन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। और जो अदर ऑर्गेनिज्म है ना, अदर जो ऑर्गन्स है वो डोनेट नहीं कर सकते हम लाइफ टाइम के अंदर। मतलब अगर लाइफ टाइम है, अगर वो डेड हो गया एक पर्सन, जो डोनर पर्सन है, अगर वो मर गया तो हम तो कुछ भी ले सकते हैं उसकी बॉडी के अंदर का, आई भी ले सकते हैं, ब्रेन भी ले सकते हैं, हार्ट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पे हम बोलेंगे लाइव है, जिंदा है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या ले सकते हैं? किडनी ले सकते हैं, या फिर स्किन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हेयर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, तो सिंपल में आपको ध्यान में रखना है, ओके। हाउएवर द अदर ऑर्गन कैन नॉट बी डोन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जब लाइफ टाइम जिंदा है तब अदर ऑर्गन नहीं हम डोनेट कर सकते। ऑर्गन लाइक लीवर, हार्ट, आईज ये डोनेट नहीं कर सकते। कैन बी डोनेट आफ्टर डेथ ओनली। ये मर जाने के बाद, जो डोनर है हमारा देने वाला वो मर गया उसके बाद ही आप ले सकते हो, उसके मौत हो जाने के बाद। एंड दिस हैज लीड टू इमरजेंस ऑफ द कंसेप्ट लाइक द, देखो, पॉथोमस मतलब आफ्टर डेट, ओके। आफ्टर डेट के बाद हम इसको लेंगे पॉथ्यूमस। एंड डोनेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी एंड ऑर्गन डोनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे पॉथोमस मतलब क्या होता है? डोनेशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। ये है हमारी स्टेम सेल। देखो स्टेम सेल्स कैन बी रेप्लीकेट देम सेल, ये खुद को रेप्लीकेट कर सकती है, मतलब ऑटो मल्टीप्लिसिटी, खुद के खुद ही वो मल्टीप्लाई हो सकती है। एंड ये देखो ये जो है ये सिंपल में स्किन सेल, ये न्यूरॉन सेल, नर्व की सेल होती है, ठीक है, ये बोन की सेल होती है, उसके बाद ये मसल की सेल होती है। मतलब कि ये कैन बी ट्रांसफर इनटू अदर टाइप ऑफ सेल। एक ही सेल है स्टेम सेल, लेकिन वो किसी भी टाइप के सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। ये होता है स्पेसिफिक या फिर यूनिक एबिलिटी होता है स्टेम सेल का, ठीक है। तो ये यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ के लेना है। तो यहाँ पे हमने साइटोलॉजी देखा, उसके बाद हमने स्टेम सेल देखा, स्टेम सेल के टाइप देखे, स्टेम सेल का यूजेस देखा, ठीक है। तो ये सभी हमने बातें पढ़ी यहाँ पे पार्ट फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो खत्म होता है। सो पार्ट फर्स्ट यहाँ पे खत्म होता है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी एक अच्छे तरीके से सीखने का मौका मिले, ठीक है।
तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।